ओके, अभी हमने डिज़ाइन किया है 2x4 डिकोडर विद इनेबल इनपुट, और सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप 3x8 डिकोडर विद इनेबल इनपुट वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। 4x16 डिकोडर विद इनेबल इनपुट वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो डिकोडर पढ़े हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, एक डिकोडर विदाउट इनेबल इनपुट और एक डिकोडर विद इनेबल इनपुट। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन समटाइम एग्जाम वगैरह के अंदर भी आ जाता है। डिज़ाइन 3x8 डिकोडर यूजिंग टू 2x4 डिकोडर्स के दो छोटे डिकोडर्स को यूज़ करते हुए एक बड़े साइज़ का डिकोडर बनाएं। और इस एग्जाम्पल के अंदर एक 3x8 डिकोडर में डिज़ाइन करना है लेकिन यूजिंग 2 4x डिकोडर्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि छोटे डिकोडर्स को यूज़ करते हुए बड़े बड़े साइज़ का डिकोडर डिज़ाइन करें, तो उसके अंदर हम जो छोटा डिकोडर होता है उसको इनेबल वाली कैटेगरी में यूज़ करते हैं। 2x4 डिकोडर विद इनेबल इनपुट, तो हम इस डिज़ाइन के अंदर वो यूज़ करेंगे। ओके, हमने 3x8 का डिकोडर बनाना है और 2x4 के डिकोडर्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमने 2x4 डिकोडर्स का ब्लॉक डायग्राम्स बना दें। तो ये फर्स्ट वाला ड्रॉ कर दिया 2x4 डिकोडर, और ये सेकंड वाला। अब ये इसके इंटरनल इनपुट्स हैं ए बी इनेबल, और D3 D2 D1 D0 इसकी U1 की फर्स्ट वाले को नाम दे दिया U1, ये इसकी इंटरनल आउटपुट्स है। इस तरह जो सेकंड डिकोडर है 2x4 डिकोडर, उसकी इंटरनल जो इनपुट्स हैं वो ए बी इनेबल है और D3 D2 D1 D0 है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों की हमने ये 2x4 डिकोडर की हमने 2 कॉपीज़ यूज़ कर ली, एक कॉपी ये है और दूसरी कॉपी ये। अब अगर आप देखें काउंट करें ए बी इनेबल, तो ये U1 की 3 इनपुट्स हैं, U2 की भी 3 इनपुट्स हैं। तो टोटल हमारे पास जो दोनों की इनपुट्स बन गई वो 6 बन गई। और अगर आप टोटल आउटपुट्स काउंट करें तो इसकी भी 4 आउटपुट्स हैं, और इसके बाद इसकी U2 की भी 4 आउटपुट्स हैं। तो 8 आउटपुट्स हैं इसकी और 6 इसकी इनपुट्स हैं। अब आउटपुट्स तो हमारी पूरी हैं क्योंकि 3x8 डिकोडर में हमने 8 आउटपुट्स चाहिए, लेकिन इसकी इनपुट्स ज़्यादा हैं, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, 6 इनपुट्स हैं। अब हमने इन 6 इनपुट्स को इस तरह कंबाइन करना है कि टोटल जो हमारे पास इनपुट्स बच जाएं वो 3 बच जाएं। तो उसके लिए हम काम क्या करते हैं कि जो दोनों की ए बी इनपुट है उसको कॉमन कर देते हैं। ये ए और बी दोनों डिकोडर्स की U1 U2 की इनपुट्स को हमने कॉमन कर दिया, और कॉमन करके नाम लिख दिया, इसका Y रख दिया, इसका Z रख दिया। आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको Y रख दिया, इसको Z रख दिया। ओके, जो ए और बी है उसको Y और Z कह दिया। अब आप कह रहे हैं कि टोटल 4 इनपुट्स दी, ए बी इसकी भी और ए बी इसकी भी, दोनों को 4 इनपुट्स को 2 इनपुट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो थर्ड इनपुट है इनेबल वाली, उसको हमने एक नॉट गेट यूज़ किया दोनों इनेबल इनपुट्स के दरमियान, और उसको मैंने X कह दिया। और जो नॉट गेट के आउटपुट है वो फर्स्ट इनेबल U1 के इनेबल के साथ कनेक्ट कर दी, और जो नॉट गेट की इनपुट है या X है वो U2 के इनेबल के साथ हमने कनेक्ट कर दी। अब ये वर्किंग किस तरह करेगा, ये किस तरह 3x8 डिकोडर बन गया। तो पहले तो आप ये नोट करें, अब इसकी 3 इनपुट्स हैं X Y एंड Z, और इसकी 8 आउटपुट्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये 3 इनपुट वाला एक सर्किट है और 8 आउटपुट वाला एक सर्किट है। अब ये किस तरह 3x8 डिकोडर का काम करेगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, जब ये X हमारा 0 होगा, जब X 0 होगा तो ये 0 डायरेक्टली इस U2 के इनेबल पे जाएगा, और ये वाला जो U2 डिकोडर है ये एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। इस इनेबल को नॉट होके मिलेगा, ये 1 मिलेगा। जब ये इसको 1 मिलेगा तो ये डीएक्टिवेट होगा। डीएक्टिवेट होने का मतलब है इसके सारी आउटपुट 0 होंगे। अब क्योंकि X 0 है, X 0 होने का मतलब है कि अभी ये वाला जो डिकोडर है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है U2, और U1 डीएक्टिवेटेड है, ये भी इसकी सारी आउटपुट 0 है। ओके, अब जब आपने X को 0 किया तो अब आप कह सकते हैं कि U2 आपका जो डिकोडर है वो एक्टिवेटेड है, ये काम कर रहा है नॉर्मल डिकोडर वाला। अब जब आपका Y
और z 0 0 है, y 0 है, z 0 है, तो d 0 ऑन हो जाएगा। तो ये वाला d 0 ऑन हो जाएगा। जिस तरह अगर y 0 है और ये 1 है तो इसका d 1 ऑन हो जाएगा। अगर y 1 है और z 0 है तो ये 1 0, तो d 2 ऑन हो जाएगा। इस तरह y 1 है और z 1 है तो d 3 ऑन हो जाएगा। तो इस तरह जब तक x 0 रहेगा, y और z की मदद से हम d 0 से लेकर d 3 आउटपुट्स तक एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, अब जब x को 1 करेंगे, x को 1 करेंगे तो 1 u2 के इनेबल पे जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि अब ये सारी आउटपुट 0 हो गई हैं। ओके, अब जब यहाँ पे 1 आएगा, इस इनेबल पे नॉट होके जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब ये 0 आएगा तो u1 वाला जो इनेबल है, ये डिकोडर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब ये एक्टिवेट होगा तो अब इसकी आउटपुट्स आएंगी। अब x 1 है तो अब u1 एक्टिवेटेड है। अब अगर y 0 है, z 0 है, तो इस u1 का इंटरनली d 0 ऑन होगा, जो कि ओवरऑल सर्किट का d4 है, तो d4 ऑन हो जाएगा। जब y 0 है, z 1 है, तो इसका d1, जो इसके इंटरनल d1 आउटपुट है वो ऑन होगी, लेकिन जो 3x8 डिकोडर में d5 बन रही है वो ऑन हो जाएगी। इस तरह जब ये 1 और 0 है, d6 ऑन होगा, और जब ये y1 है, z1 है, तो इसका d3 ऑन होगा, जो कि एक्चुअली d7 है। तो इस तरह हम 4x डिकोडर्स को यूज़ करते हुए 3x8 डिकोडर का डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 4x16 डिकोडर डिज़ाइन करें यूजिंग 3x8 डिकोडर्स, या 4x16 डिकोडर डिज़ाइन करें यूजिंग 4 2x डिकोडर्स। तो वो अब आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। ओके, अब अगर इस सारी सर्किट को अगर आप एक ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम बन जाती। तो एक्स वाई जी, अब ये ओवरऑल जो हमने 3x8 डिकोडर डिज़ाइन किया, एक्स उसकी इनपुट है, एक्स वाई जी 3 इसकी इनपुट्स होगी। अब वो इसका इंटरनल सारा जो सर्किट है वो ये वाला है, और इसकी जो आउटपुट्स हैं वो D7 से लेकर D0 है। एक्स एम एस बी है और Z एल एस बी है। एम एस बी का मतलब है कि ये सबसे लेफ्ट मोस्ट जो है वो बिट है। अगर x 0 है, फॉर एग्जाम्पल अगर x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो इट मीन्स हम D0 की बात कर रहे हैं। अगर x 1 है, y 0, z 0, तो ये 1 0 0, इट मीन्स D4 ऑन होगा। तो एक्स एम एस बी को शो कर रहा है। ये एक्स वाई जी आप यहाँ पे ए बी सी भी यूज़ कर सकते हैं। नेम वेरिएबल के नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये असाइनमेंट 2 का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर। तो अभी तक जो हमने डिकोडर पढ़ा है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल सर्किट डायग्राम या उसके ट्रूथ टेबल्स वगैरह के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब जो डिकोडर का एक्चुअल फंक्शन क्या है, ये यूज़ कहाँ पे होता है। तो अभी तक आपको पता है कि डीएलडी के अंदर हमने ट्रूथ टेबल को या किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के 6 वेज पढ़े हैं। फर्स्ट वे ये था कि आप एसओपी फॉर्म या पी, फर्स्ट और सेकंड वे ये था कि एसओपी या पीएस फॉर्म डायरेक्टली यूज़ कर लें विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन। सेकंड वे, सेकंड और थर्ड वे, थर्ड और फोर्थ वे ये था कि आप के मैप से एसओपी फॉर्म या पीयूएस फॉर्म की सिंप्लीफाइड इक्वेशंस ड्राइव करके सर्किट को या फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लें। फिफ्थ और सिक्स वे ये जगह आप नैंड और नॉट से इम्प्लीमेंटेशन कर लें। अब ये सेवंथ वे है किसी भी ट्रूथ टेबल को या बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डिकोडर। तो ये आप कह लें कि सेवंथ मेथड आप पढ़ रहे हैं किसी भी फंक्शन या बूलियन या ट्रूथ टेबल को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग डिकोडर। और ये अभी तक जितने मेथड्स आपने पढ़े हैं ये उनसे सबसे सिंपलेस्ट होगा। ओके, पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसको किस तरह डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिज़ाइन a combinational circuit that counts the number of ones present in 3 inputs ABC। ये असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है तो आपको पहले से ही आता होगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया यूजिंग एसओपी, पीयूएस और के मैप्स वगैरह से। तो 3 इनपुट्स हैं ABC, इसके अंदर हमने वंस को काउंट करना है और आउटपुट ऑफ द सर्किट इज ए 2 बिट नंबर x1 एंड x0।
तो सर्किट की जो आउटपुट है वो 2 बिट नंबर है x1 x0 रिप्रेजेंटिंग दैट काउंट इन बाइनरी, जो नंबर ऑफ वंस को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंट द सर्किट डिज़ाइन यूजिंग सूटेबल डिकोडर। अब यहाँ पे पहले आप लोगों ने जब असाइनमेंट के अंदर किया था इसको, तो आप लोगों ने इसको SOP या POS या के मैप्स वगैरह से इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब सेम प्रॉब्लम है, अब हम इसका सर्किट इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग डिकोडर। तो सबसे पहले हमने इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ट्रूथ टेबल में 3 इनपुट्स हैं A B C, 2 आउटपुट्स हैं x1 और x0, और ये सारे A से ABC के सारे जो 8 रोज हैं वो पहले फिल कर लें। अब x1 और x0 ये नंबर ऑफ वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 0 0 तीनों 0 हैं, तो इसमें कोई भी 1 नहीं है, तो ये 0 0 आउटपुट आ गया। 0 0 1 नंबर ऑफ वंस हैं, एक दफ़ा आया एक, तो काउंट 1 होगी, 1 को 2 बिट्स में लिखें तो वो 0 1 बनता है। इस तरह 0 1 0 में भी 1 काउंट है, तो ये 0 1, 0 1 1 में 2 टाइम्स 1 आया है, तो अब 2 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें 1 0, तो ये 1 0 आ गया, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह इसके अंदर भी 1 है, तो 0 1 आ गया। डबल 1 0 1, तो ये भी 1 0 2 1 को शो कर रहा है। 1 1 0, 2 1s हैं, तो 2 का बाइनरी 1 0। अब इसमें 1 1 1 3 टाइम्स 1 आया है, और 3 को अगर आप बाइनरी में लिखें और 2 बिट्स में लिखें तो इधर भी 1 आएगा 1 आएगा, तो ये 1 1 3 को शो कर रहा है। तो अभी हमारे पास आप कह लें कि कोई भी प्रॉब्लम गिवन था, उस प्रॉब्लम से हमने एक जो है वो ट्रूथ टेबल वो जनरेट कर लिया। ओके, अब इस ट्रूथ टेबल को हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डिकोडर। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने अब डिकोडर तो मुख्तलिफ साइज़ के अवेलेबल हैं, 2x4 डिकोडर, 3x8, 4x16 एंड सो ऑन। अब कौन सा डिकोडर हम चूज़ करें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो सबसे पहले हमने ये देखना है सर्किट के अंदर इनपुट्स कितनी है, तो 3 इनपुट्स हैं A B एंड C। तो आपने वो वाला डिकोडर चूज़ करना है जिसके 3 इनपुट्स हों, और आपको पता है अगर डिकोडर की 3 इनपुट्स हों तो इसकी आउटपुट्स 8 बनेंगी। तो हम बेसिकली 3x8 डिकोडर चूज़ करेंगे इस ट्रूथ टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, अब सबसे पहले काम आपने करना है, ये 3x8 डिकोडर की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये 3x8 डिकोडर, इसके इनपुट्स हैं A B C। नॉर्मली जो टॉप मोस्ट इनपुट होती है वो MSB होती है, और जो सबसे नीचे होती है वो LSB होती है। तो अभी इसके आउटपुट्स हैं, इंटरनल आउटपुट्स D7 D6 एंड अप टू D0। ओके, अब हमने अब x1 को इम्प्लीमेंट करना है। जब आपने x1 को इम्प्लीमेंट करना है तो आपने जस्ट ये देखना है कि x1 कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिन टर्म पे 1 है। तो ये 0 1 1 M3 पे या D3 आप इसको कह लें, M3 या D3 पे 1 है, D5 पे 1 है, D6 पे 1 है, D7 पे 1 है। तो आपने क्या करना है, एक और गेट लगाना है उसकी 4 इनपुट वाला, जितनी नंबर ऑफ वंस हैं उतनी साइज का और गेट, 1 2 3 4, तो 4 1 आ रहे हैं x1 को, x1 के आउटपुट के अंदर, तो जितने नंबर ऑफ वंस हैं उतने साइज का आपने और गेट यूज़ करना है। 4 नंबर ऑफ वंस हैं तो हमने 4 इनपुट वाला एक और गेट यूज़ कर लिया, और उसको कनेक्ट कहाँ पे करना है, जहाँ जहाँ पे वो 1 हो रहा है। देखिए 0 1 1 D3 D5 D6 एंड D7। तो जो आर गेट्स की इनपुट्स हैं ये D3 के साथ कनेक्टेड है, तो D3 का मतलब कि यहाँ से बेसिकली, तो मैंने वायर्स को शो नहीं किया, ये D3 यहाँ से कनेक्टेड है इसके आउटपुट से, D5 D6 D7 ये यहाँ पे कनेक्टेड है, D5 D6 एंड D7। तो ये x1 इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी तरह जब आपने x0 को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करें, 1 2 3 4, तो इसके अंदर भी 4 नंबर ऑफ वंस हैं, तो x0 के अंदर भी जो और गेट यूज़ होगा उसकी जो साइज होगा वो 4 इनपुट वाला और गेट होगा। अब उसको कनेक्शंस कहाँ से देने हैं, तो ये 1 की लोकेशन या पोजीशन चेक करें, मिन टर्म कौन सी बनती है, तो M1 है या D1 D2 D4 एंड D7। तो जस्ट आपने क्या लिखना है, D1 D2 D4 एंड D7। तो ये D1 बेसिकली ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और D2
ये इसके साथ कनेक्टेड है, D4 यहाँ से इसका कनेक्शन जा रहा है और D7 ये यहाँ से कनेक्शन है। तो अगर आप वायर्स ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे कनेक्शन के लिए वो भी करेक्ट है, लेकिन उसे थोड़ा सा यहाँ पे जंबल सा वायर्स का बन जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे नेम्स को यूज़ किया। तो क्या अब हमारे पास ये X1 बन गया और ये X0 बन गया, तो अभी ये हमारा सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं जब आप डिकोडर से फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई के मैप की सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ी, आपको कोई नैंड वगैरह की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ी। आपने डायरेक्टली देखा कि कहाँ कहाँ पे 1 आ रहे हैं और फिर नंबर ऑफ वंस को काउंट किया, उतने साइज़ को और गेट लगा लिया जितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, और उसके जो इनपुट्स हैं वो मिन टर्म की पोजीशंस के साथ जो है ना वो आपने कनेक्ट कर देनी। तो ये सबसे जो है ना सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये लिखा हुआ है कि अभी तक हमने 6 डिफरेंट वेज पढ़े थे पहले फंक्शन या ट्रूथ टेबल को इम्प्लीमेंट करने के, तो ये 7th मेथड है, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर। और अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस फंक्शन को सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें या इस डिज़ाइन प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करें, और ये मेंशन नहीं है कि आपने कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, SOP, POS, के मैप एंड कोई और, तो आप डायरेक्टली डिकोडर वाली टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मेंशन है कि आपने पर्टिकुलर मेथड फॉर एग्जांपल नैंड से इम्प्लीमेंट करना है या SOP से करना है, तो फिर आपने उसी को ही यूज़ करना है। ओके, अब ये देखें, ये जो हमने ट्रूथ टेबल इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर 2 आउटपुट्स हैं। इस तरह अगर 2 से ज़्यादा भी आउटपुट्स आ जाएं तो हर आउटपुट के लिए एक और गेट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा और वो आउटपुट इम्प्लीमेंट हो जाएगी। 2 हमारे पास आउटपुट्स हैं X1 और X0, तो 2 और गेट्स आए थे। अगर तीसरी चौथी आउटपुट आए तो उनके एक एक और गेट आ जाएगा और वो भी इससे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी इनकोडर। तो इनकोडर एक ऐसा सर्किट है जो बेसिकली डिकोडर का इन्वर्स होता है। डिकोडर क्या था, उसके अंदर n इनपुट्स थी और 2 की पावर n आउटपुट्स थी। अब इनकोडर एक ऐसा सर्किट है जिसमें 2 की पावर n इनपुट्स होंगी और n इसकी जो है ना आउटपुट्स होंगी। तो ये बेसिकली बिल्कुल जो अपोजिट काम है वो एज कंपेयर टू डिकोडर वो करता है। ओके, अब हम डिज़ाइन करने लगे हैं, डिज़ाइन 4x2 डिकोडर सॉरी इनकोडर। अब इसकी 4 इनपुट्स होंगी, 2 इसकी आउटपुट्स होंगी। तो अब वही मेथड है D3, D2, D1, D0। पहले ये डिकोडर की आउटपुट्स थी, अब ये इनकोडर की इनपुट्स हैं और अब जो आउटपुट्स बनेंगी A B बनेगा। ओके, अब जो D3, D2, D1, D0, अब ये जो हमारी इनपुट कॉम्बिनेशन हैं 1 0 0 1 इस तरह सो ऑन। अब देखें ये D3 1 है तो हमने 3 का बाइनरी पैटर्न लिख देना है AB पे 1 1। D2 1 है तो हमने 2 का बाइनरी लिखना है 1 0। D1 1 है तो इस 1 का लिखना है 0 1 और D0 1 है तो इस 1 का 0 0। तो अब हमने बेसिकली जो इनपुट 1 है उसका बाइनरी कॉम्बिनेशन पैटर्न यहाँ पे लिखना है। अब हम यहाँ से इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। A D3 पे 1 है और D2 पे 1 है तो इसको मैंने लिख दिया D3 प्लस D2। ये जब D3 और D2 जब D3 या D2 1 हो तो ये 1 हो जाए। इस तरह B कहाँ पे 1 है, D3 पे 1 है एंड D1 पे 1 है तो इसको लिख दिया D3 प्लस D1। तो ये हमारे पास 4x2 इनकोडर इम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह आप 8x3 इनकोडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं या और 16x4 इनकोडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इससे आप ये सर्किट इसका ड्रॉ कर सकते हैं और ये सर्किट अब रिप्रेजेंट कर रहा है 4x2 इनकोडर को। अब ये देखें जो अभी हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया है इनकोडर का, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट्स को पर्टिकुलर फॉर्म में लिया है, क्या है D3 1 बाकी सारे 0, D2 1 बाकी सारे 0। तो एक्चुअली तो हमारे पास D3 D2 D1 D0 क्योंकि 4 इनपुट्स हैं तो टोटल जो रोज़ बननी चाहिए थी वो 16 रोज़ आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनमें से सिर्फ 4 लिखी हैं। बाकी 12 रोज़ वो क्यों नहीं लिखी, उनमें
इन रोज़ के अंदर क्या है कि एक इनपुट 1 है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं। बाकी अगर हम 12 रोज़ भी लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि कोई से दो वेरिएबल एट द सेम टाइम पे 1 हो रहे होंगे। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट हमने डिज़ाइन किया है जिसके अंदर जस्ट 4 रोज़ आ रही हैं, in above 4x2 encoder it is assumed that only one input can be high at any given time। तो ऊपर जो हमने सर्किट 4x2 इनकोडर का डिज़ाइन किया उसमें हमने ये अजम्पशन लगाई है या अजम्पशन की है कि जो इसको इनपुट्स हम देंगे वो इनपुट में सिर्फ एक वेरिएबल एट द सेम टाइम पे 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। लेकिन अज्यूम करें कि अब हम ये अजम्पशन रिमूव कर देते हैं कि व्हाट इफ़ देयर आर मोर देन 2 इनपुट्स, कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसी इनपुट्स हैं, दो 1 हो गए, फॉर एग्जांपल D3 भी 1 हो गया, D2 भी 1 हो गया एट एनी गिवन सेम टाइम। तो अब ये देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है इस सर्किट में। अगर D3 D2 या D1 दो या दो से ज़्यादा इकट्ठे 1 हो जाते हैं तो तब किस इनपुट का बाइनरी पैटर्न यहाँ पे आएगा, तो वो इस सर्किट से क्लियर नहीं है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर हमने अजम्पशन की है अगर D3 D2 एक एक अगर ये एक इन चारों में से एक अगर 1 होता है एट द सेम टाइम तो ये सर्किट करेक्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा 4x2 इनकोडर का। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स इकट्ठी 1 हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल D3 और D1 D0 तीनों ही 1 हो जाते हैं, तो अब क्या D3 का कोड इसके ऊपर आएगा AB के ऊपर, या D1 का आएगा, या D0 का आएगा। तो ये क्लियर नहीं है इस सर्किट के अंदर, ये इसके अंदर इशू है। अब हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम के जब दो या दो से ज़्यादा इकट्ठे 1 आ दें तो इनकोडर का सर्किट किसका कोड आउटपुट पे भेजेगा, उसको हम कहते हैं, उसका सोल्यूशन लाई करता है प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर। प्रायोरिटी इनकोडर क्या होता है कि हम इनपुट्स को प्रायोरिटी साइन कर देते हैं, अज्यूमिंग D3 इनपुट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड D0 हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर कि आप 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर डिज़ाइन करें और ये अज्यूम करें कि D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और D0 की लोएस्ट है। हाईएस्ट प्रायोरिटी होने का मतलब ये है कि अगर D3 1 है तो बाकी सारे चाहे तीनों भी 1 है, हमने जस्ट D3 का कोड आउटपुट पे भेजना है। आप समझ लेंगे अब ये D3 बॉस बन गया क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर D3 1 है तो इसका कोड आउटपुट पे जाएगा, बाकी चाहे 1 है 0 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर D3 0 है तो इसका मतलब है अब ये चाहता है कि इसका कोड आउटपुट पे ना दे। अगर D3 0 है तो अब हम D2 के पास जाएंगे, अगर वो 1 है तो उसका कोड आउटपुट पे जाएगा और बाकियों को D1 और D0 अगर उस टाइम पे 1 भी हैं तो उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उनका कोड नहीं जाएगा। तो इस तरह हमने अब इनपुट्स को प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब जब हम प्रायोरिटी इनकोडर डिज़ाइन करेंगे तो ये उसका ट्रूथ टेबल है। D3 अगर 1 है तो इसकी क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने असाइन की है, ये प्रायोरिटी भी हम अपनी मर्जी से असाइन कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल D0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो तो फिर ये ट्रूथ टेबल चेंज हो जाएगा। तो ये जो हम 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं ये हम अंडर दिस अजम्पशन ये कर रहे हैं कि D3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी साइन कर रहे हैं और D0 को लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, अब ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, अगर D3 1 है तो D2 D1 और D0 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे ये 1 हो चाहे 0 हो, ये डोंट केयर है। D3 का कोड आउटपुट पे जाएगा। D3 क्योंकि अब ये 1 है तो इसका कोड बन गया 1 1। अगर D3 0 है इस मीन्स कि अब इसका कोड नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, अब कंट्रोल चला जाएगा D2 के पास। अगर D2 1 है तो इसका कोड आउटपुट पे आ जाएगा 1 0 और बाकी उस टाइम पे D1 और D0 डोंट केयर हो गए, मतलब हम इनको देखेंगे ही नहीं कि चाहे 1 है चाहे 0 है। ओके, अगर D3 भी 0 है D2 भी 0 है, अब प्रायोरिटी चली गई D1 के पास। अब D1 का कोड आउटपुट पे जाएगा वो 0 1 है, इस टाइम पे D0 डोंट केयर हो जाएगा। इस तरह अगर D3 भी 0 है D2 भी 0 है D1 भी 0 है, मतलब तीनों ने चाह रहे हैं कि हमारा कोड आउटपुट पे ना जाए, अब कंट्रोल जाएगा एंड पे बच जाने वाले D0 के पास, इसकी पहले सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। अब D0 अगर 1 है तो इसका कोड जाएगा 0 0। ओके, अब लास्ट कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल है, D3 भी 0 हो जाए D2 भी 0 हो जाए D1 भी 0 हो जाए D0 भी 0 हो जाए। अब किसका कोड आउटपुट पे जाएगा,
अब तो कोई एक भी 1 नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एरर। एक एक्स्ट्रा आउटपुट डिफाइन कर देते हैं सर्किट के अंदर एरर कंडीशन, कि पहले चारों कंडीशन में एरर की वैल्यू 0 थी। एरर की वैल्यू 0 होने का मतलब है कोई ना कोई इनपुट 1 पे थी, तो ये सर्किट करेक्ट कोड दे रहा था। अब जब सारे ही इनपुट्स ही 0 हो गई हैं, तो अब सर्किट की जो भी आउटपुट आएगी हम उसको कहेंगे एरर। ये एरर 1 है। एरर 1 होने का मतलब ये है कि अभी जो भी सर्किट की आउटपुट आ रही है वो कोई रॉन्ग नंबर है, उस पर वो करेक्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। चाहे सर्किट में ए और बी पे 0 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है, 1 1 या कुछ भी आ रहा है, तो एरर क्योंकि 1 है, एरर 1 होने का मतलब ये है कि अभी जो आपकी ए और बी पे आउटपुट आ रही है वो वैलिड नहीं है। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट अब पीरियोडिक इंडिकेटर के अंदर आ रही है एरर की, ये इस इनवैलिड कंडीशन को शो करने के लिए आ रही है कि इनपुट पे अब कोई एक भी 1 मौजूद नहीं है। अब क्योंकि इनपुट पे कोई 1 ही मौजूद नहीं है, तो अब आउटपुट पे जो कोड आ रहा होगा वो कोई एरर कोड होगा, कोई जो भी सर्किट जनरेट करेगा 0001 बोलियन इक्वेशंस को या सर्किट को यूज़ करते हैं, तो वो अब एरर जब 1 होगा तो उसका मतलब ये होगा कि अब जो ए और बी की वैल्यूज आ रही हैं तो वो वैलिड नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर इनपुट के कोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ओके, अब अगर आप इससे ए बी एरर की अगर आप इक्वेशंस ड्राइव कर लें, तो ए की इक्वेशन बन जाएगी ये D3, बाकी सारे डोंट केयर हैं। दूसरा A1 यहाँ पे है, तो D3 बार एंड D2, और D1 और D0 क्योंकि डोंट केयर है उसको चेक करने की जरूरत नहीं। इस तरह बी की जो इक्वेशन है ये D3 क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहे हैं, बाकी साइड डोंट केयर, और एक यहाँ पे 1 है, ये बन जाएगा D3 बार, D2 बार एंड D1। तो ये D0 डोंट केयर है, इसको शामिल नहीं किया। इस तरह अगर आप एरर की इक्वेशन लिखें तो ये बन जाएगा D3 बार, D2 बार, D1 बार एंड D0 बार, ये सारी 0 है। एसओबी इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए मैं इक्वेशन डायरेक्टली टेबल से टू टेबल से लिखी हैं विदाउट डूइंग एनी सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। आप इन इक्वेशंस को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसको के मैप से ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो हो सकता है इक्वेशन और भी आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। अब ये ए बी एरर अगर आप इसका सर्किट बनाएंगे तो ये D3 का कॉम्प्लीमेंट कर लिया नॉट गेट लगा के, इस तरह D2 का कॉम्प्लीमेंट, D1 का कॉम्प्लीमेंट एंड D0 का कॉम्प्लीमेंट। अब ए की इक्वेशन क्या है, D3 प्लस D3 बार D2, तो ये D3 और गेट और D3 बार और D2 का एंड गेट करके और ये ए इम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह ये हमारे पास बी का सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया और ये एरर का हो गया। अब ये जो ओवरऑल सर्किट हमारे पास बना है इसको हम कहेंगे प्रायोरिटी इनकोडर, 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर। और इसमें प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, D3 की। अगर D3 1 होगा तो बाकी चाहे D2 D1 और D0 1 भी होंगे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, D3 का जो कोड है वो आउटपुट पे जाएगा। अगर D3 0 है तब कंट्रोल जाएगा, प्रायोरिटी जाएगी D2 के पास, और उसका अगर वो 1 है तो उसका कोड जाएगा। अगर D2 भी 0 है तो फिर कंट्रोल जाएगा D1 के पास एंड सो। तो ये हमारे पास था जी 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर। और इसी तरह आप 8x3 प्रायोरिटी इनकोडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर। और सेकंड इम्पोर्टेंट वो ये है कि छोटे डिकोडर्स को यूज़ करते हुए बड़े साइज़ का डिकोडर डिज़ाइन करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।